ये बात पूरी तरह नई नहीं है। असल में फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के दौरान नारुतो ने कुछ ऐसा पहले भी किया था। अगर तुम्हें याद हो, ओबिटो ने माडारा के 10 टेल्स से थोड़ा सा टेल्ड बीस्ट चकरा निकाला और वो नारुतो को दे दिया था। उस वक्त नारुतो के अंदर पहले से ही ऑनल 9 टेल्ड बीस्ट्स की कॉन्शियसनेस मौजूद थी, यानी एक तरह से नारुतो ही बन गया था माडारा के 10 टेल्स जिंचुरिकी का जवाब। सारे 9 बीस्ट्स उसके अंदर थे। इसी वजह से नारुतो ने 6 पाथ्स सेज मोड अवेकन किया और वो सीधे सीधे माडारा के लेवल तक पहुंच गया। इतना ही नहीं, सस्के की मदद से नारुतो ने आखिरकार कागुया ओत्सुत्सुकी को भी डिफीट किया। नारुतो और टेल्ड बीस्ट्स का कनेक्शन वाकई में काफी इमोशनल और पावरफुल है। लेकिन ये व्हाट इफ एक और बड़ा सवाल उठाता है, व्हाट इफ हशिरामा केप्ट ऑल 9 टेल्ड बीस्ट? अगर तुम्हें याद हो, हशिरामा सेंजू ने माडारा के साथ एपिक बैटल के बाद ये डिस्कवर किया था कि वुड रिलीज टेल्ड बीस्ट्स के खिलाफ सुपर इफेक्टिव है। इसीलिए उसने बाकी टेल्ड बीस्ट्स को भी कलेक्ट करना शुरू कर दिया। नॉर्मली टोबिरामा के फैसले के तहत हशिरामा उन्हें दूसरे विलेजेस को बेच देता था ताकि वर्ल्ड वॉर न हो, लेकिन व्हाट इफ उसने ऐसा किया ही नहीं। क्रंच एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। एक छोटी सी बात, हमारे सिर्फ 25% व्यूअर्स ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए और एक बार चेक कर लीजिए कि आप सब्सक्राइब हैं या नहीं। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। नंबर 1 रेतीला रकून, मेरा मतलब शुकाकू। नंबर 2 नीली बिल्ली, मतलब मताताबी। नंबर 3 एक आंख वाला कछुआ, मेरा मतलब इसोबु। नंबर 4 लाल गोरिल्ला, मतलब 4 टेल्स, जिसे हम सन गोकू के नाम से भी जानते हैं। नंबर 6 साइगन, जिसे हम 6 टेल्स के नाम से भी जानते हैं। नंबर 7 चोमे, शिवलरस बीटल ग्यूकी। नंबर 8 ऑक्टोपस, मतलब 8 टेल्स। नंबर 9 पूंछ वाली लोमड़ी। ये थे ऑनल 9 टेल्ड बीस्ट्स के नाम। एक जमाना था जब इन्हें देवताओं की तरह पूजा जाता था। ये अपने अपने इलाकों के गार्डियन स्पिरिट्स थे जो इंसानों और जानवरों की दुनिया के बीच बैलेंस बनाए रखते थे। लेकिन सब कुछ बदल गया जब एक इंसान, जिसकी आंखों में पैटर्न था, उसने सबसे ताकतवर बीस्ट कुरामा को कंट्रोल कर लिया। कुरामा अपने ही दिमाग में कैद हो गया। वो ना नहीं कह सकता था और हर ऑर्डर को अंधी हिंसा के साथ फॉलो करता रहा। यही रास्ता उसे ले आया एक ऐसी लड़ाई तक जहां उसका सामना हुआ लीफ के फाउंडिंग होकागे हशिरामा सेंजू से। कुरामा बेहद पावरफुल था। उसकी ताकत को माडारा के सुसानु ने और भी बूस्ट कर दिया था। फिर भी किसी तरह हशिरामा ने उसे काबू में कर लिया। हालांकि उस दौरान कुरामा पूरी तरह बेहोश हो गया था। असल में माडारा और हशिरामा की लड़ाई कई दिनों तक चली, लेकिन आखिरकार हशिरामा ने माडारा को हरा दिया और कुरामा को अपने कंट्रोल में ले लिया। यहीं से हशिरामा के दिमाग में एक नया विचार आया, टेल्ड बीस्ट्स की पावर का इस्तेमाल और भी तरीकों से हो सकता है। उसने सोचा, व्हाट इफ मैं सारे टेल्ड बीस्ट्स कलेक्ट कर लूं? व्हाट इफ मैं उन्हें बाकी नेशंस को दे दूं? शायद इससे दुनिया में पीस आ सके। आखिरकार हर नेशन सिर्फ सिक्योरिटी ही तो चाहता है, राइट? सारे टेल्ड बीस्ट्स को अपने पास रखने के बाद 5 कागे समिट का समय आया। इस समिट का मकसद था उन टेंशंस को रोकना जो धीरे धीरे एक और वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन समिट का पहला दिन पूरी तरह डिजास्टर साबित हुआ। कुछ कागे आपस में लड़ने लगे, अलायंस की बातें होने लगी और खुली धमकियां दी जाने लगी। तभी हशिरामा ने टोबिरामा को अपना प्लान बताया। मैं सोच रहा हूँ कि हर राष्ट्र को 2-2 टेल्ड बीस्ट दे दिए जाए, इससे पावर बैलेंस हो जाएगा। टोबिरामा ने अपने भाई को काफी सख्त नजर से देखा। हशिरामा बोला, ऐसे घूरने की जरूरत नहीं है। टोबिरामा ने जवाब दिया, सॉरी, ये मेरी थिंकिंग फेस है। हशिरामा हंसते हुए बोला, तुम हमेशा सोचते ही रहते हो, इसीलिए हमेशा गुस्से में लगते हो। इस पर दोनों भाई हंस पड़े। थोड़ा सोचने के बाद टोबिरामा लगभग हशिरामा से अग्री कर ही गया था, बस एक चीज को छोड़कर, उन्हें फ्री में देना। वो सोच रहा था कि शायद इन बीस्ट्स के बदले कुछ चार्ज किया जाना चाहिए, लेकिन फिर वह रुक गया। एक्चुअली मुझे नहीं लगता ये आइडिया सही है। हशिरामा चौंक गया। तुम्हें ऐसा लगता है? टोबिरामा ने सिर हिलाया। पेपर पर देखें तो ये आइडिया बहुत स्मार्ट लगता है। अगर हर नेशन के पास बराबर की वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हो तो म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन का डर उन्हें रोक सकता है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वेपन्स नॉर्मल WMDs जैसे नहीं है। ये कोई मिसाइल नहीं है जिसे कहीं से भी लॉन्च कर दो। जिंचुरिकी वॉरियर्स होते हैं। ये ऐसा है जैसे किसी सोल्जर को बॉम्ब बांध कर गाँव में भेज देना। और सबसे बड़ी बात, तुमने खुद दिखाया है कि कागे लेवल फाइटर्स टेल्ड बीस्ट्स को रिपेल या इवन डिफीट भी कर सकते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि टेल्ड बीस्ट्स पीस के लिए जरूरी हैं। मतलब साफ है, हम अपने दुश्मनों को बस वही पावर दे रहे होंगे जिससे वो हमें खत्म कर सकें। ये उन्हें वॉर छोड़ने पर मजबूर नहीं करेगा। हशिरामा गहरी सोच में पड़ गया। टोबिरामा सही था। हाँ, टेल्ड बीस्ट पावरफुल जरूर थे, लेकिन उनकी ताकत दुनिया खत्म करने जितनी नहीं थी जितनी पहली नजर में लगती थी। लेकिन सवाल ये था, हशिरामा करे तो क्या करे? हशिरामा बोला, अगर हम ये नहीं करते तो वॉर होगी। टोबिरामा ने तुरंत जवाब दिया, और अगर हम ये करते हैं तब भी वॉर होगी। हशिरामा परेशान दिखने लगा। टोबिरामा घुटनों के बल बैठा और अपने भाई के कंधों पर हाथ रख दिए। वो कम ही दिखाता था, लेकिन उसका EQ उसके IQ जितना ही तेज था। वो बोला, हशिरामा, मुझे पता है तुम डरे हुए हो। वॉर का ख्याल, उसमें वापस लौटना, ये डरावना है। एटामा और कावारामा, हशिरामा ने कहा। टोबिरामा ने सिर हिलाया। वो मेरे भी भाई थे। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब मैं उनके बारे में न सोचूं। मैंने भी अपने भाई वॉर
वॉर में खोए हैं, हम दोनों ने खोए हैं। कुछ पल की खामोशी छा गई। हशीरामा बोला, अगर वॉर हुई तो कौन कह सकता है कि और भाई नहीं मरेंगे। मैं वॉर से थक चुका हूँ, अब और नहीं, मैं और किसी को मरते नहीं देखना चाहता। टोबीरामा ने अपने भाई को गले लगा लिया। मुझे पता है हशीरामा, मैंने भी पूरी जिंदगी भरने लायक वॉर देख ली है। अगर दोबारा कभी वॉर न देखूं तो भी जल्दी ही होगा। लेकिन सच्चाई ये है, वॉर आएगी या नहीं ये हमारे हाथ में नहीं है। वॉर इंसानी फितरत का हिस्सा है, दूसरों को न समझ पाने की या समझना न चाहने की बीमारी। हम वॉर को रोक नहीं सकते हशीरामा, और अगर हम पूरी दुनिया का बोझ अपने कंधों पर उठाने की कोशिश करेंगे तो टूट जाएंगे। ये दुनिया उठाने के लिए बहुत भारी है, और सच कहूँ तो हमें उसे उठाने का हक भी नहीं है। पीस एक टीम एफर्ट है, लेकिन यहाँ कोई टीम एफर्ट है ही नहीं जब दूसरे कागे एक दूसरे की गर्दन पर चढ़े हों। हशीरामा ने पूछा, तो फिर हम करें क्या? टोबीरामा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मुझे नहीं लगता कि हम वॉर को पूरी तरह रोक सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है अगर वॉर होती है तो हम ये तय कर सकते हैं कि वो लास्ट वॉर हो। हशीरामा की आंखें चमक उठी। कैसे? टोबीरामा ने कहा, तुम जिन टेल्ड बीस्ट्स को रखते हो, तुम उन्हें पांचों नेशंस में पावर बैलेंस के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो, राइट? क्योंकि सिर्फ एक टेल्ड बीस्ट पूरे नेशन को गिराने के लिए काफी है। तो सोचो, अगर हमारे पास ऑल 9 टेल्ड बीस्ट्स हों तो क्या होगा? एक ही विलेज जिसके पास सारे 9 बीस्ट्स हों, वो कितने नेशंस को टॉपल कर सकता है? अगर किसी और विलेज के पास हमारे जैसे बीस्ट्स नहीं हैं, तो थियोरेटिकली कोनोहा पूरी दुनिया को टॉपल कर सकता है। तो फिर हमें यही करना होगा। टोबीरामा बोला, सारे 9 बीस्ट्स हम अपने पास रखेंगे, उन्हें हम एक ही इंसान में सील करेंगे, और वो इंसान दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग शिनोबी बन जाएगा। और जब स्ट्रेंथ होती है तो रिस्पेक्ट अपने आप आती है। हशीरामा ने पूछा, तो हम दुनिया के पुलिस बन जाएंगे? टोबीरामा ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे पता है ये सुनने में थोड़ा डिस्टेस्टफुल लगता है, लेकिन हम बिना वजह किसी नेशन पर अपनी विल थोपेंगे नहीं। बाकी विलेजेस ऑटोनोमस रहेंगे, लेकिन अगर वॉर शुरू होती है या कोई नेशन दूसरे पर अनफेयर तरीके से इंक्रोच करता है तो निगोशिएशंस हम लीड करेंगे, और उस वक्त बाकी विलेजेस के पास हमारी बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। हशीरामा ने धीमे से कहा, तुम ऑलमोस्ट मदारा जैसे लग रहे हो। टोबीरामा को यह सुनकर थोड़ा क्रिंज हुआ, लेकिन फिर भी बोला, शायद एक ब्रोकन क्लॉक भी दिन में 2 बार सही होती है। हशीरामा ने नीचे देखा। क्या सच में हमें मदारा को मारना जरूरी था? वो सब कुछ तबाह कर देता जो हमने इतनी मेहनत से बनाया है। टोबीरामा बोला, मुझे पता है वो तुम्हारा दोस्त था, लेकिन अगर हम उसके प्लान के साथ भी चलते तो भी वो बेनिफिट से ज्यादा ट्रबल देता। जिस पल उसकी बात नहीं मानी जाती वो सिविल वॉर शुरू कर देता। हशीरामा की आवाज भारी हो गई। इससे मेरा दर्द तो कम नहीं होता। टोबीरामा ने सिर हिलाया। मेरा इरादा भी उसे ठीक करने का नहीं था। हशीरामा ने पूछा, तो अब मैं करूं क्या? टोबीरामा ने बिना घुमाए अपनी ऑनेस्ट एडवाइस दी। कल बाकी 4 कागे को अपना अल्टीमेटम जारी करो, वो बुरा मानेंगे। हशीरामा बोला। टोबीरामा ने हाँ में सिर हिलाया। मुझे पता है, और इससे वॉर होगी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अभी हमें इसी लेवल की बोल्डनेस चाहिए। कोनोहा पहली हिडन विलेज थी जो बनी थी। अब वक्त आ गया है कि हम आगे बढ़ें और खुद को लीडर ऑफ द पैक साबित करें। हम लीड करेंगे और बाकी फॉलो करेंगे, और अगर उन्होंने फॉलो नहीं किया तो उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। हशीरामा ने कहा, ये बहुत हार्श लगता है। टोबीरामा बोला, है, लेकिन ऐसे सोचो, अगर हमने खुद लड़ाई खत्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली तो ये फाइटिंग चलती ही रहेगी। जब स्टीयरिंग व्हील पर बहुत ज्यादा हाथ होते हैं तो गाड़ी सीधे खाई में गिरती है। हमारे पास पीस एनफोर्स करने की पावर है, और हमारे पास खुद के बनाए हुए रूल्स भी हैं, ताकि ये पावर सिर्फ पीस के लिए इस्तेमाल हो। लेकिन अगर ये सारी पावर गलत हाथों में चली गई तो क्या होगा? हशीरामा चुप हो गया। टोबीरामा ने धीरे से सिर हिला दिया। और अगर सारी पावर एक ही जगह इकट्ठा हो गई तो क्या होगा? हशीरामा बोलते बोलते रुक गए। टोबीरामा ने सिर हिलाया। मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन ऐसे सिस्टम्स बनाए जाएंगे ताकि गलत लोग पावर तक न पहुँच सके। हशीरामा ने गंभीर होकर कहा, उम्मीद है तुम सही हो। टोबीरामा ने एक बार फिर हशीरामा के कंधे पर हाथ रखा। मैं सही हूँ, चिंता मत करो। अगले दिन हशीरामा बाकी सभी कागे के सामने बैठा था। टोबीरामा की तरफ एक नजर डालते ही उसे समझ आ गया, अब बोलने का समय आ गया है। चारों कागे आपस में बहस कर रहे थे। हशीरामा ने हल्के से गला साफ किया। एक्सक्यूज मी। कोई प्रतिक्रिया नहीं। उसने दोबारा गला साफ किया, फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया। तीसरी बार उसने जोर से कहा, एक्सक्यूज मी। अब भी कोई नहीं रुका। तभी टोबीरामा ने टेबल पर जोर से मुक्का मारा। पूरा टेबल हिल गया। चारों कागे उसकी तरफ देखने लगे। टोबीरामा बोला, हो कागे, अब बोलेंगे। सभी की नजर हशीरामा पर गई। हशीरामा ने गहरी सांस ली और सख्त चेहरा बनाकर बोला, ये समिट सिर्फ एक चीज के लिए है, पीस। इस टेबल से कोई भी उस बात को समझे बिना नहीं जाएगा, और जरूरत पड़ी तो इसे एनफोर्स भी किया जाएगा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी वॉर में बिताई है, तुम में से कई लोगों ने भी। शायद मैं सबकी तरफ से नहीं बोल सका, लेकिन मैं इस दुनिया को दोबारा वॉर में जाते नहीं देखूंगा। और अगर वॉर हुई तो मैं वादा करता हूँ ये आखिरी वॉर होगी। तभी त्सुचिकागे इशिकावा ने पूछा, क्या ये थ्रेट है? हशीरामा ने फिर से गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर परछाइयां पड़ गईं। हाँ, उसने साफ शब्दों में कहा। चारों कागे एक दूसरे को देखने लगे और फिर जोर से हंस पड़े। इशिकावा बोला, पूरे सम्मान के साथ, होकागे, आप ये कह रहे हैं कि आप और आपका विलेज पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं? ये इम्पॉसिबल है। त्सुचिकागे ने हशीरामा को नजरअंदाज किया और बाकी कागे से बात करने ही वाला था कि अचानक जमीन के नीचे से लकड़ी की बेलें निकली और उसके हाथ, पैर, सिर सब जकड़ लिया। क्या हशीरामा, ये क्या मतलब है?
हशिरामा खड़ा हुआ। क्या तुम्हें ये मजाक लगता है? होकागे ने पूछा। तुम सोचते हो कि मेरी बात पर हंसकर अपनी बहस जारी रख सकते हो? ये समिट के रूल्स का उल्लंघन है और ये रूल्स मैंने बनाए हैं, हशिरामा बोला। और जरूरत पड़ी तो मैं इन्हें तोड़ भी सकता हूँ। मैं तुम सबको अभी चेतावनी दे रहा हूँ, अगर तुम में से किसी एक ने भी किसी दूसरे नेशन की सॉवरेंटी, उसकी जमीन या अधिकारों पर हमला किया तो मैं खुद तुम्हारा अंत कर दूंगा। अब बाकी तीनों कागे भी खड़े हो चुके थे। पहले मिजुकागे बेकुरेन ने कहा, यही मिलता है हमें लीफ के शिनोबी पर भरोसा करने का नतीजा, सिर्फ इसलिए कि तुम पहला विलेज थे। तुम सोचते हो कि हम जो चाहें करें उसमें तुम्हारा हक है। उधर इशिकावा को उसके गार्ड्स ने बेलों से आजाद करा लिया। तभी हाशिरामा फिर बोला, क्या तुम लोग मुझसे डेमोन्स्ट्रेशन करवाना चाहते हो? पहले कज़ेकेजे रिटो आगे आया। तुम अपनी ताकत की बात करते हो, उसने कहा। मैं जानता हूँ पावर के दम पर स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स को इकट्ठा करने का मतलब क्या होता है, और मैंने एक बात सीखी है, सिर्फ बातें करना आसान होता है। अगर तुम्हारे पास ताकत है और तुम उसे इस्तेमाल करने की धमकी दे रहे हो तो तुम्हें उसे साबित भी करना होगा, वरना तुम सिर्फ वीक दिखोगे। उसने हशिरामा की ओर देखा। अच्छी तरह सोच लो सेंजू, अगर तुम पीछे नहीं हटे तो ये वॉर होगी, हशिरामा ने शांत स्वर में कहा। और अगर मैं पीछे हटा तो भी वॉर होगी। अगर वॉर दोनों हालात में तय है तो मैं इसे एक मौका बनाऊंगा, एक मौका ये साबित करने का कि अब से नेशनल लेवल के सारे फॉरेन मैटर्स लीफ की जुरिस्डिक्शन में होंगे और सिर्फ लीफ की। रिटो ने हंसते हुए कहा, तुम एक मूर्ख हो, लेकिन अगर खुद को साबित करना चाहते हो तो आगे बढ़ो। हमारे पास तुम जैसे दुबले शिनोबी के लिए पर्याप्त निंजा हैं। इस बात पर सारे कागे पहली बार एक मत थे और यहीं से शुरू हुई फर्स्ट शिनोबी वर्ल्ड वॉर। घर लौटते वक्त हशिरामा ने पूछा, क्या हमने सही किया टोबिरामा? टोबिरामा ने सिर हिलाया। हाँ, अभी हमें तैयारी करनी होगी। टेल बीस्ट्स को इकट्ठा करो, वॉर के लिए तैयार होने का समय आ गया है। और हशिरामा ने वही किया। उसने उजुशियो के सबसे बड़े क्विनजुत्सु मास्टर्स को बुलाया और एक ऐसा सील तैयार कराया जिसमें सभी 9 टेल बीस्ट्स को एक ही वेसल में बंद किया जा सके। वो वेसल खुद हशिरामा था। शुरुआत में उसने सोचा था कि किसी उजुमाकी में सील करे, खास तौर पर अपनी पत्नी में, क्योंकि वो लोग बीस्ट्स को संभालने में सबसे सक्षम थे। लेकिन उसने वो विचार छोड़ दिया क्योंकि इस वॉर की जिम्मेदारी उसी की थी और इसलिए उसने सारे टेल बीस्ट्स अपने अंदर सील कर लिए। जैसे ही सभी बीस्ट और उनका चक्रा उसके भीतर एक हुए, हशिरामा ने एक ऐसी शक्ति जागृत की जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक अनप्रेसिडेंटेड पावर। टेल बीस्ट्स के बीच एक अद्भुत सिनर्जी थी। अलग अलग वे ताकतवर थे, लेकिन साथ मिलकर वे किसी भी एक से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बन गए। कि इस वॉर की जिम्मेदारी उसी की थी और इसलिए उसने सारे टेल बीस्ट्स अपने अंदर सील कर लिए। जैसे ही सभी बीस्ट और उनका चक्रा उसके भीतर एक हुए, हशिरामा ने एक ऐसी शक्ति जागृत की जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक अनप्रेसिडेंटेड पावर। टेल बीस्ट्स के बीच एक अद्भुत सिनर्जी थी। अलग अलग वे ताकतवर थे, लेकिन साथ मिलकर वे किसी भी एक से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बन गए। इसी पल हशिरामा के भीतर एक ऐसी शक्ति जागृत हुई जिसे सिर्फ सेज ऑफ 6 पाथ्स जैसी पावर कहा जा सकता था। उसके पीछे 9 अलग अलग ब्लैक ऑर्ब्स बन गए। इनका अध्ययन करने के बाद टोबिरामा इस नतीजे पर पहुंचा कि हशिरामा ने सभी 5 चक्रा नेचर्स, साथ ही यिन और यंग रिलीज को एक साथ मिला दिया था। इन ऑर्ब्स की डिस्ट्रक्टिव पावर इतनी ज्यादा थी कि इनमें से एक भी ORB पूरा विलेज मिटा सकता था। यही वो शक्ति थी जिसे हशिरामा दुनिया में शांति लाने के लिए इस्तेमाल करने वाला था। दुनिया का सबसे ताकतवर होकागे और सभी टेल बीस्ट्स की पावर, दोनों का मिश्रण। हशिरामा ने अपनी ताकत के एग्जाम्पल्स खुलेआम दिखाए, पूरे जंगलों को लेवल कर दिया, एक साथ कई शिनोबी को आसानी से खत्म कर दिया। इस डरावनी शक्ति को देखकर बाकी शिनोबी नेशंस को समझ आ गया कि वे हशिरामा से सीधी लड़ाई नहीं जीत सकते और असैसिनेशन भी नामुमकिन थी। कोनोहा में इतने स्किल्ड शिनोबी मौजूद थे और डिफेंसेस इतनी मजबूत थीं कि हशिरामा तक पहुंचना लगभग असंभव था। इस तरह बाकी नेशंस नई वर्ल्ड पुलिस फोर्स कोनोहा के सामने पूरी तरह हेल्पलेस हो गईं। आखिरकार नेगोशिएशंस शुरू हुई, क्योंकि जब हशिरामा पूरा जंगल साफ कर सकता था और एक पहाड़ को फ्लैटन कर सकता था तो सोचो वो किसी विलेज के साथ क्या कर सकता था। इसीलिए एक नया 5 कागे समिट बुलाया गया, इस बार पीस टॉक्स के लिए। हशिरामा उसमें शामिल हुआ। जब बाकी नेशंस ने हॉस्टिलिटीज रोकने का फैसला किया तो हशिरामा संतुष्ट हुआ और इसी के साथ फर्स्ट शिनोबी वर्ल्ड वॉर फंक्शनली खत्म हो गई। इसके बाद दुनिया ने लंबे समय तक शांति देखी। समय बीतता गया। हशिरामा होकागे और जिनचुरिकी दोनों की भूमिका निभाता रहा, लेकिन एक दिन उसे टर्मिनल इलनेस हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद टोबिरामा अगला होकागे बना और हाल ही में नष्ट हुए उजुशियो गाकुरे से आई एक छोटी लड़की कुशिना को नया जिनचुरिकी चुना गया। उसमें भी हशिरामा जैसी ही पावर्स थीं। उसे राजकुमारी की तरह ट्रीट किया गया। उसकी ताकत के कारण कई स्वीटर्स आए, लेकिन कोई भी उसके लायक साबित नहीं हुआ, जब तक एक युवक ने उसका दिल जीतने की ठानी। उसका नाम था मिनाटो नमिकाजे, जिराया का स्टूडेंट, हिरुजेन का स्टूडेंट, जो खुद हशिरामा और तोबिरामा के फर्स्ट जनरेशन स्टूडेंट थे। मिनाटो जानता था कि सिर्फ डेविलिशली गुड लुक्स काफी नहीं, हालांकि आईने में देखते ही ये रिक्वायरमेंट तो पूरी हो जाती थी, लेकिन उसे पता था एक ग्रेट पर्सनैलिटी भी उतनी ही जरूरी है। जब मिनाटो ने ये बात जिराया से शेयर की तो जिराया
जिराया ने कहा, पूरे कोनोहा में मिनाटो जैसा दिल रखने वाला शायद ही कोई और हो। उसने अपनी केयरिंग नेचर और फोर्सफुल पावर को एक साथ बैलेंस कर लिया था। वो लड़ भी सकता था और बातचीत से मसला भी सुलझा सकता था। अगर कोई थ्रेट सामने आता तो उसका दिल कहता, पहले प्यार से समझाओ, और अगर वो काम न करे तो उसके पास ऐसी पावर थी जो उसने फर्स्ट होकागे के बाद किसी में नहीं देखी थी। अब बस एक ही चीज की कमी थी, स्टेटस। और मिनाटो की नजर कोनोहा की उस एक पोस्ट पर गई जो टेक्निकली कुशीना को ऑर्डर्स दे सकती थी, होकागे का पद। दिल में पैशन और प्यार करने व प्यार पाने की चाह लेकर मिनाटो ने अपने मिशंस पूरे जुनून से करने शुरू कर दिए। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, जिराया उसके साथ रहा, सपोर्ट भी करता रहा और कहीं कहीं थोड़ी स्ट्रिंग्स भी पुल की था। उसने पहले से भी ज्यादा मेहनत की, सिर्फ फास्ट और एफिशिएंट बनने के लिए नहीं, बल्कि एक कंप्लीट लीडर बनने के लिए। इस समय तक टोबिरामा होकागे पद छोड़ चुके थे और अब उनकी उम्र भी हो चुकी थी। उनकी जगह हिरुज़न सरुतोबी थर्ड होकागे बन चुके थे। हिरुज़न को मिनाटो याद था। जिराया ने उन्हें साफ साफ बताया कि मिनाटो होकागे क्यों बनना चाहता है, और हिरुज़न को वो कॉन्वर्सेशन याद आई जो उन्होंने मिनाटो को सक्सेसर चुनने से ठीक पहले की थी। उन्होंने मिनाटो को अपने ऑफिस में बुलाया। मिनाटो, जिराया बता रहा है कि तुम होकागे बनना चाहते हो। मिनाटो ने गहरी सांस ली, सोचते हुए कि कहीं यही वो पल तो नहीं। हाँ सर, मैं सच में चाहता हूँ, मिनाटो ने पूरे रिस्पेक्ट के साथ जवाब दिया। हिरुज़न हल्के से मुस्कुराया। अगर तुम ये सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें कुशीना पसंद है, तो मैं तुम्हें उसकी गार्ड ड्यूटी पर लगा सकता हूँ। कम से कम उसे जान तो लोगे अपनी जिंदगी वेस्ट करने से पहले। वेस्ट? मिनाटो ने पूछा। हिरुज़न ने सिर हिलाया। अगर तुम होकागे बन गए और उसे तुम पसंद ही नहीं आए तो क्या वो साल बेकार नहीं होंगे? मिनाटो ने शांत स्वर में सिर हिलाया। नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। हिरुज़न ने भौं उठाई। इशारा था, एक्सप्लेन करो। और मिनाटो ने किया। क्या मैंने होकागे बनने का फैसला कुशीना की वजह से लिया? हाँ, लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं कि अगर वो मेरे लिए सही न हुई तो क्या मेरी जिंदगी वेस्ट हो जाएगी, तो मेरा जवाब है नहीं, क्योंकि कुशीना से पहले भी मैंने एक फैसला लिया था, शिनोबी बनने का। और वो फैसला मैंने सिर्फ एक वजह से लिया था, इस खूबसूरत विलेज और इसके हर इंसान की रक्षा करने के लिए। तो अगर आप मुझसे पूछें कि अगर कुशीना मुझे पसंद न करे तो क्या मेरी जिंदगी वेस्ट हो जाएगी, तो मेरा जवाब होगा नहीं, क्योंकि इसका मतलब बस इतना होगा कि मैंने अपना पहला मिशन उससे भी बेहतर तरीके से पूरा कर लिया जैसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था, और उसी में मैं पूरी तरह सेटिस्फाइड रहूंगा। हिरुज़न मुस्कुराए। कांग्रेचुलेशंस मिनाटो, मैं होकागे का टाइटल तुम्हें सौंपने के लिए तैयार हूँ। वो अपनी सीट से खड़े हो गए। एक पल के लिए मिनाटो की आंखें शौक से फैल गईं। वो अविश्वास में हिरुज़न को देखता रहा, फिर तुरंत अटेंशन में आ गया। आप डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे सर। और सच में हिरुज़न डिसअपॉइंटेड नहीं हुए। मिनाटो सिर्फ ताकतवर ही नहीं था, वो वेल लर्न्ड भी था। उसने अपने माइंड को भी उतनी ही मेहनत से ट्रेन किया था जितना अपने बॉडी को, और आखिरकार उसने होकागे की जिम्मेदारी पूरी तरह संभाल ली। इस दौरान वो कुशीना से मिलता भी रहा, लेकिन धीरे धीरे कुशीना को ये सब थोड़ा ज्यादा लगने लगा। लिसन लॉर्ड मिनाटो, उसने कहा, उसका टाइटल जोर देकर बोलते हुए, आप मुझे ऑर्डर्स दे सकते हैं और जो भी ऑर्डर होगा मैं उसे पूरी लॉयल्टी से निभाऊंगी, लेकिन मैं किसी भी इनअप्रोप्रिएट रिलेशनशिप में इंटरेस्ट नहीं रखती। मैं मानती हूँ कि मैं अट्रैक्टिव हूँ, लेकिन एक होकागे होने के नाते आपको सावधान रहना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि आपके पास पावर है। क्या मैंने ऐसा किया है? मिनाटो ने पूछा। मैं तो बस आपसे मिलने आया था। नहीं, आपने अब्यूज नहीं किया। कुशीना बोली, मैं बस इतना कह रही हूँ कि आपके स्टेचर का आदमी मुझे इम्प्रेस करने के लिए अपनी पावर शो न करे। अगर आप सच में मुझे चाहते हैं तो बस ऑर्डर दे दीजिए, जो कहेंगे मैं करूंगी। कुशीना को लगा यही मिनाटो चाहता है, लेकिन तभी उसने मिनाटो के चेहरे पर शौक देखा। क्या आप हर होकागे से ऐसे बात करती हैं? मिनाटो ने कहा, आप जो सोच रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कभी भी आपको ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दूंगा। क्या मुझे आप अट्रैक्टिव लगती हैं? हाँ, सच कहूँ तो जिस दिन मैंने आपको एकेडमी में देखा था उसी दिन से मैं आप पर कम्प्लीटली फिदा हो गया था। लेकिन मैं होकागे हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको शादी का ऑर्डर दे सकता हूँ। आप किससे प्यार करेंगे, किससे शादी करेंगे, ये आपका फैसला है, मेरा नहीं। अगर आप मुझसे केयर करती हैं, मिनाटो बोला, तो इसलिए करें क्योंकि आप चाहती हैं, न कि इसलिए कि मैं होकागे हूँ। और अगर आपकी नजर किसी और पर है या आप रिलेशनशिप ही नहीं चाहती, तो बस एक शब्द कह दीजिए, मैं आपको अकेला छोड़ दूंगा। एक शब्द? कुशीना ने कहा। मिनाटो कंफ्यूज्ड हो गया। हाँ? आपने कहा था कि अगर मैं वो शब्द कहूँ तो आप चले जाएंगे, उसने दोहराया। तो मैं वही कह रही हूँ, वो शब्द। मिनाटो ने धीरे से सिर हिलाया। बस इतना ही कहना था। वो मुड़ा और चुपचाप वहाँ से चला गया। कुशीना उसे जाते हुए देखती रही। ऐसा नहीं हो सकता कि वो सच में मुझे अकेला छोड़ दे, उसने कहा। वो वापस आएगा, आज नहीं तो कल। अगर उसे सच में मुझ में इंटरेस्ट है तो। कुरामा बोला। है, एक आवाज गूंजी। वो तुम में इंटरेस्ट रखता है। तुम्हें कैसे पता? कुशीना ने पूछा। शुकाकू बोला। मुझे मानना अच्छा नहीं लगता, लेकिन स्किनी बॉय को देखकर लगता है उसे तुम पसंद हो। कुशीना चौंक गई। तो फिर वो वापस आएगा। मर्द ऐसे ही होते हैं, जो चीज पसंद आती है उसकी खुशबू मिलते ही दौड़ पड़ते हैं। इस दौरान कुशीना बस मिनाटो को जाते हुए देखती रही, फिर वो भी वहाँ से चली गई। उसने जो कहा था उसके बावजूद मिनाटो ने उसे बिल्कुल परेशान नहीं किया। ये बात कुशीना को अजीब लगी। पूरा एक महीना निकल गया, मिनाटो की तरफ से एक भी मैसेज नहीं। वो पहले से भी ज्यादा अपने काम में बिजी था। शायद उसे मैं पसंद ही नहीं थी, कुशीना ने खुद से कहा। नहीं, कुरामा बोला, उसे अब भी तुम पसंद हो। तुम कैसे जानते हो? कुशीना ने पूछा। तुम भूल रही हो, कुरामा
बोला। मैं चाकरा के साथ साथ इमोशंस भी सेंस कर सकता हूँ। हर टेल्ड बीस्ट की एक नेचुरल एबिलिटी होती है और मेरी एबिलिटी है इमोशंस और चाकरा को महसूस करना। कुशीना वहीं खड़ी रही, कंफ्यूज और थोड़ी एक्साइटेड भी हो सकता है। रामा बोला, वो तुम्हारी पर्सनल स्पेस की रिस्पेक्ट कर रहा हो, वो तुम्हें फोर्स नहीं करेगा, न ही तुम्हारी इच्छा के खिलाफ जाएगा, सिर्फ अपने लिए। कुशीना सोच में पड़ गई। ओह, कुरामा बोला, कुछ सेंस हो रहा है मुझे। चुप रहो, कुशीना झल्लाए, मेरे मैटर्स में नाक मत घुसाओ। जैसे मुझे सेंस करने की जरूरत है, कुरामा बोला। जो करना है करो, तुम ट्राई करके देखो, कोकुओ बोला। फन होगा, कम से कम ये तो पता चलेगा कि क्या वही तुम्हें खुश रख पाएगा। पता नहीं, कुशीना बोली। अब तो कर ही दो, ग्यूकी बोला। हमें सब पता है कि तुम उस पर क्रश रखती हो। मैं नहीं रखती, कुशीना चिल्लाई। डोंट बी रिडिक्यूलस, ग्यूकी बोला। हम तुम्हारी आंखों से देख सकते हैं, हमें पता है तुम क्या देखती हो जब वो दूर जा रहा होता है। कुशीना का चेहरा पूरा लाल हो गया। अगर तुम सब चुप नहीं हुए तो मैं अंदर आकर सबकी पिटाई कर दूंगी। उसी को तो तुम देखती हो, ग्यूकी बोला। और अंदर बैठे सारे टेल्ड बीस्ट हंस पड़े। ऐसा लग रहा था जैसे कुशीना के अंदर उसकी अपनी पर्सनल सिटकॉम चल रही हो। बस चुप रहो सब के सब। इसके बाद कुशीना ने धीरे धीरे मिनाटो के आसपास रहने लगी, मजाक मजाक में उसे टीज करने लगी। पहले ये सब बस प्रोवर्बियल पोंक्स थे, लेकिन कब ये सच में फिजिकल पोंक्स बन गए किसी को पता ही नहीं चला। और फिर एक दिन उस उंगली में रिंग आ गई। ये बात सभी टेल्ड बीस्ट्स के लिए एक बड़ा सरप्राइज थी, लेकिन मिनाटो के लिए बिल्कुल नहीं। शादी के बाद जल्दी ही दोनों अपने पहले बेटे की उम्मीद करने लगे, लेकिन इस दौरान कुशीना को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। उसकी एनर्जी कम हो रही थी और वो पहले जितना निंजुत्सु भी इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। डॉक्टर्स ने कहा शरीर बच्चे को जिंदा रखने के लिए ज्यादा चाकरा खर्च कर रहा है, लेकिन दिल से कुशीना को लग रहा था कि कुछ तो गलत है। जब बच्चे के जन्म का दिन आया तो कुशीना को एक सीक्रेट लोकेशन पर ले जाया गया ताकि डिलीवरी सुरक्षित हो सके। डिलीवरी तो सक्सेसफुल रही, लेकिन कुशीना जो बाहर से ठीक लग रही थी तेजी से कमजोर पड़ने लगी। डॉक्टर्स ने उसे जगाए रखने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही साफ हो गया कि वो बच नहीं पाएगी। अब डॉक्टर्स के पास टाइम बहुत कम था। आखिरकार उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। टेल्ड बीस्ट्स को कुशीना के शरीर से निकालकर बच्चे के अंदर सील कर दिया जाए, क्योंकि अगर कुशीना मर जाती तो टेल्ड बीस्ट्स भी खो सकते थे। अगर ऑप्शन होता तो वो बीस्ट्स को मिनाटो के अंदर सील करते, लेकिन मिनाटो उस वक्त दूसरे विलेज में मिशन पर था और बच्चा 1 महीने पहले पैदा हो गया था, इसलिए उसे कुछ पता ही नहीं था। कुशीना की मौत की असली वजह किसी को नहीं पता चली, लेकिन टेल्ड बीस्ट एक नतीजे पर पहुंचे। उसकी मौत उसी वजह से हुई जिससे फर्स्ट होकागे मरे थे। कारण वही थे, टू मच चाकरा। इंसानी शरीर इतना ज्यादा चाकरा हमेशा संभाल नहीं सका। धीरे धीरे चाकरा पाथवेज टूटने लगते हैं, कंट्रोल खत्म हो जाता है और आखिर में पूरा सिस्टम शट डाउन हो जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान कुशीना में ये प्रोसेस पहले ही शुरू हो चुका था और बच्चे को जन्म देना किसी भी निंजुत्सु से ज्यादा स्ट्रेन डालता है। यही वजह थी कि उसकी हालत और बिगड़ गई और अंत आ गया। अब टेल्ड बीस्ट्स को डर लगने लगा। अब नारुतो का क्या होगा? तभी कुरामा बोला, हो सकता है ये अलग हो, वो अभी बच्चा है, उसका शरीर एडल्ट से ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, शायद वो जल्दी एडजस्ट कर ले। और क्योंकि हम उसकी जिंदगी के शुरू से ही उसके साथ हैं, तो शायद उसे वो बीमारी कभी हो ही ना। कभी नोटिस किया है जब जिंचुरी की बचपन में हमारी पावर से जुड़ता है तो उसका शरीर खुद को हमारे हिसाब से ढाल लेता है। धीरे धीरे उसका शरीर हम पर डिपेंड करना सीख जाता है और उसकी अपनी चाकरा प्रोडक्शन कम होने लगती है। लेकिन इसी वजह से वो हमें बेहतर तरीके से संभाल भी पाता है। इसीलिए जब हमें उनसे रिमूव किया जाता है तो वो मर जाते हैं, कुरामा ने कहा। लेकिन जो बचपन से जिंचुरी की होते हैं वो और भी जल्दी मर जाते हैं, शायद इसीलिए क्योंकि कुशीना और हशिरामा दोनों एडल्ट थे, इसलिए बीमार पड़े और मर गए। लेकिन नारुतो तो अभी सिर्फ एक बेबी है, हो सकता है उसका शरीर हमारी पावर को नेचुरली एक्सेप्ट कर ले बिना किसी प्रॉब्लम के। तुम्हें सही होना ही चाहिए कुरामा, सोन गोकू बोला। कुरामा हंसा, और मैंने कब गलत साबित किया है? शुकाकू बोला, शुरुआत के लिए वो वाला इंसिडेंट याद है जब तुमने कहा था कि सेज ऑफ 6 पाथ्स ने मून को चिबाकू टेंसी से बनाया और साथ में ये भी कहा था कि उसने बहुत अच्छा काम किया। कुरामा मुस्कुराया, नहीं मैं गलत नहीं था, तुम 8 सबसे ज्यादा गलिबल इडियट्स हो जो मैंने कभी देखे हैं। नारुतो के जन्म के बाद मिनाटो को तुरंत मैसेज भेजा गया कि उसकी पत्नी ने अर्ली लेबर में एक हेल्थी बच्चे को जन्म दिया और कुछ ही पलों बाद उसकी मौत हो गई। घर लौटने का सफर मिनाटो की जिंदगी का सबसे मुश्किल सफर था। ये सोच कि अब वो कभी भी अपनी पत्नी का प्यार भरा चेहरा नहीं देख पाएगा, उसके लिए सहन करना लगभग नामुमकिन था। जब तक लेटर उस तक पहुंचा, कुशीना का क्रीमेशन पहले ही हो चुका था। मिनाटो ने मेल सिस्टम को कोसा, ये अनफेयर है, मैं उसका चेहरा एक आखिरी बार भी नहीं देख पाया। तभी हिरुzen ने उसे समझाने की कोशिश की, कभी कभी अपने किसी लव्ड वन का बॉडी न देखना बेहतर होता है। कम से कम अब तुम्हारी मेमोरीज कभी खराब नहीं होंगी। अगर तुम वहाँ होते तो क्या तुम कभी उसकी तस्वीर देख पाते बिना उस पल को दोबारा जिए? क्या तुम अपने बेटे की आंखों में देख पाते बिना उसकी आंखों को याद किए? ये ट्रेजिक है कि वो बच्चे के जन्म के दौरान मरी और मैं इसे कभी कम नहीं आंकूंगा। आखिर मैं भी जानता हूँ कि अपने लोगों को खोना कैसा लगता है, लेकिन शायद ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि तुम वहाँ नहीं थे। मिनाटो टूट गया। ब्लेसिंग किसके लिए? मेरे लिए। ये कुशीना के लिए तो ब्लेसिंग नहीं थी। अगर उसे मरना ही था तो मुझे वहाँ होना
होना चाहिए था उसे पीस देने के लिए, कंफर्ट देने के लिए। हिरुजेन ने धीरे से कहा, मिनाटो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस पल नारुतो पैदा हुआ वो अनकॉन्शियस हो गई थी। हो सकता है उसे पता भी न चला हो कि वो मर रही है। मिनाटो की आंखों से आंसू टेबल पर टपकने लगे। आप नहीं जानते, हो सकता है अनकॉन्शियस होते हुए भी अगर मैं वहाँ होता तो उसने मुझे महसूस किया होता। आप नहीं समझते? हिरुजेन ने सिर झुका लिया। मैं समझता हूँ मिनाटो, मैं अपने पिता की मौत के समय वहाँ नहीं था। वो मेरी पहुँच से काफी पहले गुजर गए थे। वहाँ पहुँचकर ये सुनना कि वो पहले ही जा चुके हैं, ये दर्द असहनीय था। ये जानना कि अब कभी उन्हें नहीं देख पाऊंगा इस जिंदगी में तो बिल्कुल नहीं। मैं उस दर्द से निकला एक ही चीज सोचकर, मिनाटो ने बीच में कहा, और मैंने भी वही किया। मैं उस दर्द से इस तरह निकला, हिरुजेन बोला, कि मैंने नेगेटिव्स पर नहीं पॉजिटिव्स पर ध्यान दिया। कम से कम मेरी मेमोरीज अब भी प्योर हैं। मैं पिक्चर्स देख सकता हूँ और मुझे उनकी मौत नहीं बल्कि उनकी जिंदगी याद आती है। अगर मैं सिर्फ नेगेटिव सोचता तो शायद मैं पागल हो जाता। इसीलिए मेरी एडवाइस मानो, जो तुम्हारे पास है उसे मजबूती से थामे रखो। नारुतो को थामे रखो, क्योंकि ट्रस्ट में खुद को तोड़ने से कुछ भी ठीक नहीं होगा। और मिनाटो ने ठीक यही किया। उसने नारुतो को पूरी ताकत से अपने सीने से लगाया। सब कुछ खो देने के बाद भी उस बच्चे में अपनी माँ की आंखें थीं और वही वॉरियर स्पिरिट जो कुशीना में था। मिनाटो चाहता तो टेल्ड बीस्ट्स किसी और में सील कर सकता था, लेकिन जब तक वो नारुतो को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे उसे कोई आपत्ति नहीं थी। लगता था कि फर्स्ट होकागे के समय में इन बीस्ट्स को किसी तरह शांत किया गया था, या उन्होंने उस पर भरोसा करना सीख लिया था। जब कुशीना ने इस बारे में पूछा था तो बीस्ट्स ने बताया कि उन्होंने जाना कि वो सेज ऑफ सिक्स पाथ्स के बेटे का अगला इनकारनेशन था। इसी वजह से उन्होंने उसके साथ अपना रिश्ता दोबारा सोचा और उसे एक रिस्पेक्टेबल इंसान माना। हालांकि उनके शरीर सील कर दिए गए थे, जिसे हशिरामा ने भी ट्रेजिक माना, फिर भी उन्होंने इसे एक्सेप्ट किया, यहाँ तक कि खुद को आगे पास किए जाने को भी। हालांकि इसमें उनकी कोई खास चॉइस नहीं थी, लेकिन मिनाटो ये नहीं जानता था कि टेल्ड बीस्ट्स अंदर ही अंदर क्या सोच रहे थे। उन्होंने एक और सच्चाई खोज ली थी, यह बच्चा भी सेज ऑफ सिक्स पाथ्स के बेटे का एक और इनकारनेशन था। आने वाले सालों में नारुतो धीरे धीरे बड़ा होने लगा। मिनाटो अपने परिवार के आखिरी सदस्य को सीने से लगाए हुए उसकी जिंदगी में जितना हो सका उतना शामिल रहा। नारुतो ने एकेडमी ज्वाइन की शिनोबी बनने के लिए, जिससे मिनाटो को गर्व हुआ, लेकिन होकागे होने की वर्कलोड की वजह से नारुतो थोड़ा सा लैचकी किड बन गया। बेहतरीन टीचर्स होने के बावजूद नारुतो एकेडमी ट्रेनिंग में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। ये सुनकर मिनाटो ने तय किया कि डिनर पर उससे बात करेगा। तो मिनाटो ने शुरुआत की, सुना है एकेडमी में ठीक नहीं चल रहा। नारुतो कुछ देर चुप रहा। मिनाटो मुस्कुराया, लेट नाइट्स, वीडियो गेम्स ज्यादा हो गए क्या? नारुतो ने सिर हिला दिया। नहीं, मैं ट्राई करता हूँ। उसने नहीं, मैं ट्राई करता हूँ, उसने धीरे से कहा। बार बार ट्राई करता हूँ लेकिन हो नहीं पाता। मिनाटो ने उसकी रिपोर्ट कार्ड देखी। नारुतो हर कैटेगरी में ठीक था, सिर्फ निंजुत्सु को छोड़कर। रिपोर्ट में लिखा था, एक भी प्रॉपर क्लोन नहीं बना पाता। मिनाटो के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। क्लोन बनाना एक शिनोबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मिनाटो बोला। ये सबसे बेसिक और पावरफुल टेक्निक्स में से एक है, इसीलिए बिना इसे सीखे हम किसी को भी जीनियन रैंक तक ग्रेजुएट नहीं करते। कुछ पल खामोशी रही, फिर मिनाटो बोला, डिनर के बाद हम इसे ट्राई करेंगे। ये इतना हार्ड नहीं है, बस चाकरा कंट्रोल चाहिए। नारुतो थोड़ा हेजिटेंट था, लेकिन उसने हाँ कर दी। डिनर के बाद दोनों पीछे आंगन में गए, जहाँ ट्वाइलाइट की आखिरी रोशनी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। सुन रहे हो? मिनाटो ने पूछा। नारुतो ने ध्यान लगाया। हाँ, क्रिकेट्स की आवाज आ रही है। मिनाटो ने सिर हिलाया। उन्हें अपनी सोल को काम करने दो, यहाँ तुम सेफ हो। मैं न चिल्लाऊंगा न गुस्सा करूंगा, मैं बस तुम्हें वो जुत्सु सिखाना चाहता हूँ जो मुझे पता है कि तुम कर सकते हो। तो ट्राई करो, मिनाटो बोला। नारुतो ने सिर हिलाया। ओके। उसने हाथ जोड़े और क्लोन बनाने की कोशिश की, लेकिन जितना उसने जोर लगाया उतना ही गलत हुआ। जो क्लोन बना वो छोटा सा, पीला, सिक्सा और डिफ्लेटेड बलून जैसा था। तुम ओवरथिंक कर रहे हो, मिनाटो बोला। तुम क्लोन को फोर्स कर रहे हो जबकि जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास प्लेंटी चक्रा है, अगर लगे कि नहीं है तो टेल्ड बीस्ट से थोड़ा ले सकते हो। आई नो, नारुतो बोला। अब फिर से ट्राई करो, मिनाटो ने कहा। इस बार फोर्स मत करना, बस इमेजिन करो कि तुम कैसे दिखते हो और उस इमेज को रियलिटी में बदल दो। नारुतो ने सिर हिलाया। ओके। उसने फिर से कोशिश की, लेकिन इस बार भी उसके चेहरे पर स्ट्रेन दिखने लगा और क्लोन फिर से पूरी तरह फेल हो गया। मिनाटो ने सिर हिलाया। नहीं नारुतो, मैंने कहा था स्ट्रेन मत करो, एक बार और ट्राई करो। नारुतो ने फिर जोर लगाया और फिर गलत। तुम बार बार स्ट्रेन क्यों कर रहे हो? मिनाटो ने पूछा। मैं नहीं कर रहा, नारुतो बोला। तुम्हारा फेस कुछ और कह रहा है। मैं नहीं कर रहा, नारुतो चिल्लाया। हे, आवाज मत उठाओ, मिनाटो बोला। मैं ट्राई कर रहा हूँ डैड, बहुत जोर से ट्राई कर रहा हूँ। मिनाटो ने लंबी सांस ली। मुझे पता है, और मैं यही कह रहा हूँ कि तुम्हें इतना जोर लगाने की जरूरत नहीं। तुम खुद पर परफेक्ट क्लोन बनाने का प्रेशर डाल रहे हो। मैं तुम्हें जज नहीं कर रहा, बस स्ट्रेन मत करो, ओके? अब एक आखिरी बार ट्राई करो। नारुतो ने सिर हिलाया। उसने गहरी सांस ली और फिर से क्लोन बनाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने किया उसके चेहरे पर स्ट्रेन साफ दिखने लगा। नारुतो! अचानक नारुतो घुटनों के बल गिर पड़ा। वो कराहने लगा, जोर जोर से खांसने लगा और अपनी छाती पकड़ ली। दर्द से उसकी चीख निकल गई। मिनाटो घबरा गया। नारुतो! जैसे ही नारुतो बेहोश हुआ, मिनाटो दौड़कर उसके पास पहुंचा। नारुतो! वो चिल्लाया। उसे पलटते हुए उसने देखा नारुतो अब भी अपनी छाती पकड़े हुए था। क्या हुआ है?
मिनाटो ने घबराकर पूछा। नारुतो बोल नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मिनाटो ने बिना देर किए नारुतो को उठा लिया और तेजी से हॉस्पिटल की तरफ भागा। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। नॉर्मली लोग इस तरह रिएक्ट नहीं करते। नारुतो, कैन यू हियर मी? मिनाटो ने पूछा, लेकिन नारुतो ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। दर्द बहुत ज्यादा था। होल्ड ऑन नारुतो, मिनाटो बोला, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। मिनाटो हॉस्पिटल पहुंचा और जोर से हेल्प के लिए बुलाया। नर्सेस दौड़ कर आईं और नारुतो को स्ट्रेचर पर लिटा दिया। क्या हुआ है इसे? एक नर्स ने पूछा। मुझे कोई आइडिया नहीं है, मिनाटो बोला। वो बस निंजुत्सु प्रैक्टिस कर रहा था और अचानक चेस्ट पकड़कर गिर गया। नर्सेस नारुतो को अंदर ले जाने लगी। मिनाटो भी उनके पीछे जाने लगा, लेकिन एक नर्स ने उसे रोक लिया। नहीं, आप अंदर नहीं आ सकते, उसने कहा। डॉक्टर्स को स्पेस चाहिए। हम यहाँ एक घबराए हुए फादर को हर चीज खुद करने नहीं दे सकते। प्लीज बाहर वेट कीजिए। मिनाटो ने सिर हिला दिया और बाहर बैठ गया। कुछ देर बाद एक डॉक्टर बाहर आया। लॉर्ड फोर्थ, डॉक्टर बोला। मिनाटो तुरंत खड़ा हो गया। नारुतो कैसा है? क्या वो ठीक है? डॉक्टर कुछ पल चुप रहा। हम पूरी तरह श्योर नहीं हैं, उसने कहा। क्या मतलब? मिनाटो ने पूछा। डॉक्टर ने एक्सप्लेन करना शुरू किया। आपके बेटे को शायद एक तरह का हार्ट अटैक हुआ है। हार्ट अटैक? मिनाटो ने शॉक में पूछा। कैसे? डॉक्टर ने सिर हिलाया। हम कंफर्म नहीं कर सकते। पॉसिबल है कि उसे कोई हार्ट कंडीशन हो, लेकिन अभी टेस्ट्स पूरे नहीं हुए हैं। हमें और टाइम चाहिए। डॉक्टर ने मिनाटो के कंधे पर हाथ रखा। लेकिन वो अभी ओके है, वो स्टेबल है और हमारी क्लोज मॉनिटरिंग में है। वो रेस्ट कर रहा है। क्या मैं उसे देख सकता हूँ? मिनाटो ने पूछा। डॉक्टर ने नॉड किया। मिनाटो को नारुतो के रूम में ले जाया गया। वहाँ नारुतो बेड पर लेटा था, पूरी तरह अनकॉन्शियस। क्या उसे बहुत पेन है? मिनाटो ने पूछा। अभी नहीं, डॉक्टर बोला। थोड़ी देर में हम उसे जगा देंगे। अगले दिन नारुतो को होश आया। क्या हुआ? नारुतो ने पूछा। डॉक्टर ने कहा, तुम्हें एक तरह का हार्ट अटैक आया था। नारुतो पूरी तरह से शॉक में था। अगर हमने तुम्हें मेडिकेशन पर न रखा होता तो तुम्हारा ब्लड प्रेशर डेंजरसली स्पाइक कर सकता था। डोंट वरी, डॉक्टर बोला। अभी तुम सेफ हो। हम बस ये चेक कर रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है। क्या मुझ में कुछ गलत है? नारुतो ने पूछा। हम यही पता लगा रहे हैं, डॉक्टर बोला, और यही हमारा काम है। अब जब हमें पता है कि कुछ रॉन्ग हो सकता है तो हम ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। बस रेस्ट करो। नारुतो ने धीरे से सिर हिला दिया। मिनाटो पूरे समय उसके पास ही रहा। नारुतो ने कोशिश की कि वो ज्यादा वरी न करे, लेकिन ऑनेस्टली हॉस्पिटल में लेटे हुए ये जानकर कि कुछ तो गलत है, डर को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं था। डॉक्टर्स जितने ज्यादा टेस्ट्स करते गए उतना ही कम उन्हें कोई क्लियर आंसर मिला। उन्हें कोई वजह नहीं दिख रही थी कि नारुतो का हार्ट इस तरह रिएक्ट क्यों कर रहा है। नारुतो बेड पर लेटा हुआ सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वो अचानक अपनी ही मेंटल प्लेन में खिंच गया, जहाँ कुरामा और बाकी सारे टेल्ड बीस्ट्स पहले से मौजूद थे। कुरामा, शुकाकू और बाकी सब। नारुतो घबराकर बोला, ये सब क्या हो रहा है? सारे टेल्ड बीस्ट्स चुप थे। सिर्फ कुरामा ने बात की। हमें लगता है, हमें पता है कि तुम्हें हार्ट अटैक क्यों आया, कुरामा बोला। नारुतो शॉक में था। तुम्हें पता है क्यों? कुरामा ने समझाना शुरू किया। तुम्हारी माँ को भी ऐसे ही सिम्टम्स हुए थे तुम्हारे पैदा होने से पहले, और उससे भी पहले फर्स्ट होकागे को। ये सब हमारी वजह से हुआ, कुरामा बोला। हमारी वजह से? नारुतो ने सवाल किया। हाँ, कुरामा ने सिर हिलाया। हम टेल्ड बीस्ट्स प्योर और बेहद पावरफुल चाक्रा से बने हैं। तुम्हारा शरीर इतनी ज्यादा चाक्रा को हैंडल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फेल हो रहा है। तुम्हारा चाक्रा पाथवे सिस्टम धीरे धीरे कोलैप्स हो रहा है। इसीलिए जब तुम चाक्रा मोल्ड करने या निंजुत्सु यूज करने की कोशिश करते हो तो या तो वो फेल हो जाता है या फिर जबरदस्त रिकॉइल होता है। नारुतो घबरा गया। तो मेरे साथ अब क्या होगा? कुरामा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अब से हालत और खराब होती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा जब तुम चाक्रा बिल्कुल भी यूज नहीं कर पाओगे, और अगर ये आगे बढ़ता रहा तो तुम मर भी सकते हो। नारुतो का चेहरा पीला पड़ गया। मर जाऊंगा? कुरामा ने धीरे से सिर हिलाया। तुम्हारी माँ और फर्स्ट होकागे दोनों इसी बीमारी से मरे थे, लेकिन मुझे तो बताया गया था कि माँ की मौत चाइल्ड बर्थ में हुई थी। नारुतो बोला। वो सही है, कुरामा ने कहा, लेकिन चाइल्ड बर्थ शरीर पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालता है और चाक्रा की जरूरत होती है। उसी दौरान उन्हें मैसिव हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। नारुतो और डर गया। क्या मेरे साथ भी ऐसा ही होगा? कुरामा ने की आंखों में डर देखा। वो झुका और अपना नोज नारुतो से छुआ ताकि उसे कंफर्ट दे सके। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कुरामा बोला। ये पॉसिबल है, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ी होप देना चाहता हूँ। एक और इंसान था जिसे ये बीमारी थी और वो बच गया। नारुतो की आंखों में तुरंत चमक आ गई। रियली? कौन? द सेज ऑफ सिक्स पाथ्स, कुरामा ने कहा। मुझे नहीं पता उसने ये कैसे किया। तब मैं बहुत छोटा था और ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन हमें याद है कि उसे भी यही प्रॉब्लम थी, शुकाकू बोला, और उसने इसके बारे में कुछ लिखा भी था। वो आगे बोला, अगर तुम उसकी राइटिंग्स ढूंढ सको, कुरामा ने कहा, तो शायद तुम्हें इस बीमारी का क्योर मिल जाए। नारुतो ने पूछा, मैं खोज शुरू कहाँ से करूँ? कुरामा ने सोचा। सेज ऑफ सिक्स पाथ्स की ट्रैवल से जुड़ी कोई भी जानकारी ढूंढो। अगर तुम्हें पता चल जाए कि वो अक्सर कहाँ रहता था तो शायद उसकी राइटिंग्स भी वहीं मिल जाए। इतना कहने के बाद नारुतो की आंख खुल गई। डैड, उसने धीमे से कहा। मिनाटो तुरंत उसके पास आया। मैं यही हूँ नारुतो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, नारुतो बोला। फिर नारुतो ने टेल्ड बीस्ट्स ने जो कुछ बताया था सब मिनाटो को बता दिया। ये सुनकर मिनाटो पूरी तरह शॉक और हॉरिफाइड हो गया। उसके मन में यही सवाल था, इतनी बड़ी बात उन्होंने पहले किसी को क्यों नहीं बताई? नारुतो ने समझाया। टेल्ड बीस्ट्स को खुद भी पूरी तरह श्योर नहीं था। वो बोले थे, एक बार होना चांस हो सकता है, 2 बार कोइंसिडेंस, लेकिन 3 बार तो वो पैटर्न बन जाता है। उन्हें लगा कि मैं उनसे बच सकता हूँ क्योंकि मैं बहुत छोटी उम्र में
में जिंचुरिकी बना था और उन्होंने मुझे इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं वरी करूं। मिनाटो ये बात समझ सकता था। ठीक है, मिनाटो ने कहा, मैं अभी हिस्टोरियंस इकट्ठा करता हूँ। हम सब कुछ पढ़ेंगे जो भी सीख सकते हैं। अगर तुम्हें क्यूर करने का कोई तरीका है नारुतो, तो हम उसे ढूंढ ही लेंगे। इसके बाद मिनाटो अपने ऑफिस लौटा। वहाँ उसने लैंड ऑफ फायर के सबसे बड़े हिस्टोरियंस को बुलाया। सारी किताबें, पुराने रिकॉर्ड्स, हर एक चीज खंगाली गई। मिनाटो ने अपनी इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके सेज से जुड़ा और भी डेटा मंगवाया। फिर उन्होंने दूसरे फ्रेंडली नेशन से भी कोऑपरेट करना शुरू किया। जहाँ जहाँ सेज गया था, आखिरकार सब क्लूज एक ही जगह की ओर इशारा कर रहे थे, लैंड ऑफ रिदाकू। रिडाकू एक हिस्टोरिक लैंड थी जहाँ डायनासोर बोन्स मिलते थे और जहाँ सेज ऑफ सिक्स पाथ कई बार आया था। इसी वजह से रिडाकू के लोगों के पास उससे जुड़ी जानकारी मौजूद थी। मिनाटो ने तय किया वहीं जाना होगा। वो हिस्टोरियंस की एक टीम लेकर रिडाकू के लिए निकल पड़ा, इस उम्मीद में कि नारुतो की बीमारी का क्यूर वहीं मिलेगा। रिडाकू पहुंचकर मिनाटो की मुलाकात वहाँ के किंग से हुई। ग्रीटिंग्स फेयर किंग ऑफ रिडाकू, मिनाटो ने कहा। ग्रीटिंग्स टू यू लॉर्ड होकागे, किंग बोला। आपके आने का कारण? मिनाटो ने जवाब दिया, मेरा बेटा एक ऐसी बीमारी से पीड़ित है जिसे डॉक्टर समझ नहीं पा रहे। हमें लगता है ये वही बीमारी है जो कभी सेज ऑफ सिक्स पाथ्स को हुई थी और वो अक्सर आपकी लैंड पर आया करते थे। किंग ने गंभीर होकर कहा, समझ गया, ये सच में दुखद है। बताइए हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? जो भी आप सेज के बारे में जानते हो हमसे शेयर कीजिए, मिनाटो बोला। शायद हम कोई क्यूर ढूंढ सकें। बिल्कुल, किंग ने कहा, हमारे पास जो कुछ भी है वो सब आपके लिए ओपन है। मिनाटो ने धन्यवाद दिया। इसके बाद स्टडी शुरू हुई। उन्हें सेज द्वारा लिखे गए एंशिएंट टेक्स्ट्स मिले। मिनाटो ने पूछा, ये किस बारे में है? राजा ने बताया कि इन एंशिएंट टेक्स्ट्स में जानकारी बहुत कम थी, इतनी कम कि उन्हें ठीक से डिकोड करने के लिए रिसोर्सेज ही मौजूद नहीं थे। मिनाटो ने तुरंत लैंग्वेज स्पेशलिस्ट्स को बुलाया और उनसे टेक्स्ट्स डिकोड करने को कहा, जबकि वो खुद और क्लूज ढूंढने लगा। कुछ देर बाद लैंग्वेज स्पेशलिस्ट्स ने मिनाटो को बताया, हमें टेक्स्ट्स में एक ऑब्जर्वेटरी का जिक्र मिला है जो लैंड ऑफ रदाकू के किनारे स्थित है। राजा ने ये बात कंफर्म की। हाँ, वहाँ एक ऑब्जर्वेटरी है, उसने कहा। रदाकू की सीमाएं चारों तरफ ऊंचे ऊंचे माउंटेन से घिरी थीं। ऐसे में ऑब्जर्वेटरी बनाने के लिए सबसे लॉजिकल जगह वही थी, आसमान के करीब, जहाँ स्टार्स को बिना रुकावट देखा जा सके। मिनाटो ने पढ़ा कि हागोरोमो, सेज ऑफ सिक्स पाथ्स, अक्सर उस जगह जाया करता था। इसी उम्मीद में कि वहीं कुछ मिलेगा, मिनाटो वहाँ पहुँच गया। लेकिन वहाँ का नजारा चौंकाने वाला था। पूरी जगह रैंसैक्ड थी और हेड एस्ट्रोनॉमर जमीन पर घायल पड़ा था। मिनाटो तुरंत उसके पास पहुंचा। यहाँ क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? एस्ट्रोनॉमर ने दर्द में कराहते हुए आंखें खोली। एक आदमी ने हम पर हमला किया। कौन आदमी? मिनाटो ने पूछा। वो सेज ऑफ सिक्स पाथ्स से जुड़ी सारी जानकारी चाहता था, एस्ट्रोनॉमर बोला। उसने कहा वो इस जानकारी से अपना अल्टीमेट जुट्सु पूरा करेगा। वो आदमी दिखता कैसा था? मिनाटो ने पूछा। एस्ट्रोनॉमर ने आंखें खोली। उसकी स्किन बहुत पेल थी, चीक्स अंदर धंसी हुई थी। उसकी आंखें रात में बिल्ली की तरह चमकती थी। उसकी आवाज स्वीट और धोखा देने वाली थी और उसकी जीभ फोर्क्ड थी। इतना कहकर एस्ट्रोनॉमर फिर से बेहोश हो गया। उसी पल मिनाटो समझ गया कि वो किसकी बात कर रहा है। ओरोचिमारू। वो उस समय जिंदा शिनोबी में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट माना जाता था, सिर्फ हिरुजान के बराबर। हिरुजान की तरह ओरोचिमारू भी हर एक निंजुत्सु जानना चाहता था, लेकिन फर्क ये था कि ओरोचिमारू का ऑब्सेशन बहुत ही डरावना था। उस ऑब्सेशन की वजह से उसने कई लोगों को हर्ट किया, कई लोगों को किल किया। इसी कारण वो एक वांटेड क्रिमिनल बन चुका था। उसका नाम बिंगो बुक में सबसे ऊपर था। हिरुजान को भी उसे वहाँ डालना दर्दनाक लगा था, लेकिन सच्चाई यही थी, ओरोचिमारू डेंजरस था। मिनाटो ने राजा को सारी बात बताई। एस्ट्रोनॉमर को हॉस्पिटल भेजा गया ताकि वो रिकवर कर सके। इसके बाद मिनाटो ने ओरोचिमारू को ढूंढने की कोशिश शुरू की, क्योंकि सेज ऑफ सिक्स पाथ्स से जुड़े पेपर्स ओरोचिमारू ले चुका था और मिनाटो को वो हर हाल में वापस चाहिए थे। उसने काफी कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। और तभी मिनाटो को एक सच्चाई याद आई, वही बात जो कभी जिराया ने उसे बताई थी। उस समय जब वो मिनाटो को सेज मोड सिखा रहा था, जिराया ने कहा था कि ओरोचिमारू ने भी सेज बनने की ट्रेनिंग ली थी। हालांकि उसका शरीर न तो सेज मोड को पूरी तरह हैंडल कर पाया और न ही सेज ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन फिर भी ओरोचिमारू नेचुरल एनर्जी को यूज कर सकता था। वो हमेशा एक ऐसे स्टेट में रहता था जहां वो नेचुरल एनर्जी से अपनी ताकत को सप्लीमेंट करता था। यही सोचकर मिनाटो समझ गया, अगर ओरोचिमारू नेचुरल एनर्जी यूज कर रहा है तो उसे सेज मोड से ट्रैक किया जा सकता है। ऑब्जर्वेटरी के एक शांत कोने में मिनाटो ने अपनी आंखें बंद की और सेज मोड एक्टिवेट किया। जैसे ही वो मोड में गया, उसकी सेंसेस कई गुना बढ़ गईं। अब वो ऐसी एनर्जी ढूंढ रहा था जो ओरोचिमारू से जुड़ी हो। उसे याद था कि ओरोचिमारू ने रुचि केव में ट्रेनिंग ली थी, स्नेक सेजेस की जगह। इसलिए मिनाटो स्नेक लाइक चक्रा सिग्नेचर्स खोजने लगा और तभी उसने कुछ महसूस किया, एक जाना पहचाना एनर्जी पैटर्न। मिनाटो बिना देर किए उस डायरेक्शन में दौड़ पड़ा। एनर्जी ट्रेल को फॉलो करते हुए वो एक छोटी सी केव तक पहुंचा। अंदर झांका, सिर्फ अंधेरा, लेकिन मिनाटो जानता था यही जगह है। वो सावधानी से केव में दाखिल हुआ, सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए। सेज मोड अब भी एक्टिव था। वो हर कदम पर ट्रैप्स को सेंस कर रहा था और अवॉइड कर रहा था। मिनाटो मान चुका था कि ओरोचिमारू को उसकी मौजूदगी का पता लग चुका होगा, यानी
नहीं, वो ट्रैप्स उसी के लिए थे। केव के सबसे अंदर पहुंचकर उसने देखा चारों तरफ साइंटिफिक इक्विपमेंट लगा हुआ था, एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे। ये साफ था कि यही ओरोचिमारू का बेस था जब से वो लैंड ऑफ रोदाकू में था। जैसे ही मिनाटो ने एक कॉर्नर मोड़ा, वहाँ ओरोचिमारू खड़ा था, पहले से तैयार, चेहरे पर वही पुरानी क्रीपी स्माइल। मिनाटो बोला, तो मुझे लगता है तुम्हें पहले से पता था कि मैं आने वाला हूँ। ओरोचिमारू मुस्कुराया और सिर हिला दिया। तो शायद तुम ये भी जानते हो कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मिनाटो ने कहा, मुझे जानना है कि सेज ऑफ सिक्स पाथ्स के टेक्स्ट्स में क्या लिखा है। ओरोचिमारू हंसा। ओह, तो होकागे अब स्कॉलर भी बन गया? नहीं, मिनाटो ने शांति से कहा, मेरा बेटा बीमार है, उसकी बीमारी सेज ऑफ सिक्स पाथ्स जैसी ही है। मुझे जानना है कि सेज ने खुद को कैसे क्यूर किया। मिनाटो आगे बढ़ा और अपना हाथ बढ़ाया। अगर तुम वो पेपर्स मुझे अभी दे दो तो मैं तुम्हें लैंड ऑफ रोदाकू से बिना किसी पीछा किए जाने दूंगा। ओरोचिमारू कुछ देर चुप रहा। तभी मिनाटो ने एक और ऑफर जोड़ा, एक गेट आउट ऑफ जेल फ्री कार्ड, एक बार कभी भी। ओरोचिमारू ने गंभीरता से सोचा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, ये डॉक्यूमेंट्स मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि मैं इन्हें ऐसे ही दे दूं। मिनाटो ने गहरी सांस ली। तो शायद यही हमारी कहानी खत्म होती है। उसने अपनी कुनाई निकाली। आह आह आह, ओरोचिमारू बोला और जमीन की तरफ इशारा किया। मिनाटो ने नीचे देखा। वहाँ अजीब अजीब मार्किंग्स, ग्लाइफ्स और कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलास जमीन पर बने हुए थे। ये क्या है? मिनाटो ने पूछा। ओरोचिमारू पास बने एक सर्कल में बैठ गया जहाँ एक बोन रखी हुई थी। ये मेरी सारी स्टडीज का कल्मिनेशन है, ओरोचिमारू बोला। दूसरे सर्कल में उसने एक लाइव माउस रख दिया। फिर उसने अपने हाथ को काटा और खून से जमीन को छुआ। जैसे ही उसने ऐसा किया, वो बोन धीरे धीरे ऐश में बदल गई और फिर चारों तरफ की ऐशेस माउस को घेरने लगी। वो जुत्सु देखने में ही डरावना था। तुमने ये क्या कर दिया? मिनाटो ने पूछा। ओरोचिमारू मुस्कुराया। मैंने वो पा लिया है जो मैं पूरी जिंदगी चाहता था, डेड को वापस लाना। ऐशेस और ज्यादा जुड़ती चली गई। मिनाटो देखता रहा कि कैसे वो मैस बढ़ता चला गया जब तक उसका शेप स्टेबल नहीं हो गया और फिर वो एक विशाल टायरानोसोरस रेक्स जैसा दिखने लगा। जुत्सु खत्म हुआ। मिनाटो को अब पूरी तरह समझ आ गया, ये सच में एक टी रेक्स था। जैसे ही वो पूरी ऊंचाई पर खड़ा हुआ, उसने जोरदार दहाड़ मारी। उसी पल ओरोचिमारू दूसरे कमरे की तरफ भागा ताकि भागने से पहले जो चाहिए वो सब ले सके। मिनाटो उसे चेस करना चाहता था, लेकिन वो मैसिव डायनासोर दरवाजे के बीच खड़ा था। अब मिनाटो के पास लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। सेज मोड में रहते हुए मिनाटो सीधे डायनासोर की तरफ दौड़ा, लेकिन जवाब में वो भी मिनाटो की तरफ चार्ज कराया। मिनाटो ने लास्ट मोमेंट पर डॉज किया और डायनासोर के चेहरे पर वार किया। बीस्ट पीछे लड़खड़ाया, लेकिन तुरंत पलटकर अपने पावरफुल जॉज से मिनाटो को कुचलने की कोशिश की। मिनाटो फिर डॉज कर गया, लेकिन बीस्ट बहुत फास्ट था। उसने घूमते हुए अपनी टेल से मिनाटो को जोर से मारा। मिनाटो हवा में उछलकर जमीन पर जा गिरा। उसने अपने हाथ में रसेंगन बनाया। पूरी स्पीड से वापस उसने रसेंगन उसके चेहरे पर दे मारा। चेहरे के कुछ हिस्से टूटकर गिर गए और अंदर की ऐश दिखाई दी। मिनाटो हल्का सा मुस्कुराया। उसे लगा कि उसने डैमेज कर दिया है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं चली। कुछ ही पलों में ऐशेस वापस जुड़ गईं और डायनासोर का चेहरा फिर से ठीक हो गया। मिनाटो हैरान रह गया, इसे मारने के लिए आखिर चाहिए क्या? और तभी उसे एक जुत्सु याद आया, स्क्रोल ऑफ सील्स में लिखा हुआ। ये वही जुत्सु था जिस पर ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड लग रहा था और इसे बनाया था एक और मैड साइंटिस्ट ने, तोबिरामा सेंजू। स्क्रोल के मुताबिक हालांकि वो जुत्सु इनकम्प्लीट था, लेकिन वो डेड को रिवाइव कर सकता था। हाँ, ओरिजिनल से थोड़ा वीकर जरूर। तोबिरामा सेंजू के स्क्रोल के अनुसार ये जुत्सु पूरी तरह कंप्लीट नहीं था, लेकिन इससे मरे हुए को रिवाइव किया जा सकता था। हाँ, पहले से थोड़ा वीकर फॉर्म में। इस जुत्सु को अंडू करने के सिर्फ 3 तरीके थे, या तो कास्टर खुद इसे रिलीज करे, या स्पिरिट को आफ्टर लाइफ जाने के लिए कन्विंस किया जाए, या फिर एडो टेंसी को सील कर दिया जाए। मिनाटो कुशिना से शादी के बाद काफी उजुमाकी सीलिंग टेक्निक्स सीख चुका था और उन्हीं में से एक सील चुनकर उसने तुरंत परफॉर्म करना शुरू किया। उसने मॉन्स्टर को एक स्क्रोल में सील कर दिया और आगे बढ़ा उस बैक रूम की तरफ जहां ओरोचिमारू होना चाहिए था, लेकिन वहां सिर्फ बिखरे हुए पेपर्स थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सब कुछ उलट पुलट कर चुका हो। मिनाटो अभी भी सेज मोड में था और ओरोचिमारू को सर्च करता रहा। जैसे ही उसे पाया, दोनों के बीच फिर से फाइट शुरू हो गई। ओरोचिमारू ने विंड रिलीज गेल पाल्म यूज करके मिनाटो को पीछे धकेल दिया, लेकिन मिनाटो हाथ में रसेंगन लिए फिर से रश कर गया। वो रसेंगन से हिट करने ही वाला था कि ओरोचिमारू ने बिल्कुल सही टाइमिंग पर मिनाटो का हाथ हटा दिया और एक पूरा पेड़ ब्लास्ट हो गया। लकड़ी के टुकड़े चारों तरफ उड़ गए। इसी मौके का फायदा उठाकर ओरोचिमारू ने अपनी आर्म्स को स्नेक्स में बदल लिया और मिनाटो को जकड़ लिया। मिनाटो ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन स्नेक्स ने उसे बाइट कर लिया। तभी मिनाटो ने कुनाई निकाली और एक एक करके सांपों के सिर काटने लगा जब तक वो पूरी तरह फ्री नहीं हो गया। अब मिनाटो सोचने लगा अगला मूव क्या हो। वो चाहे तो पेपर बॉम्ब से
पूरा एरिया ब्लास्ट कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि ऐसा करने से वो रेयर टेक्स्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाते जिन्हें वो ढूंढ रहा था। इसलिए उसने चूज किया फ्लाइंग राइजिन। मिनाटो ने एक कुनाई सीधे ओरोचिमारू के सिर की तरफ फेंकी। ओरोचिमारू ने हेड साइड में कर लिया, लेकिन उसी पल मिनाटो टेलीपोर्ट होकर कुनाई तक पहुंच गया। उसने तुरंत स्लैश किया। ब्लेड ओरोचिमारू के चीख को छू गई। ओरोचिमारू लड़खड़ा गया। मिनाटो ने फिर से रसेंगन बनाया और पास के पेड़ से जंप लेकर सीधे ओरोचिमारू पर हमला कर दिया। इस बार ओरोचिमारू डॉज नहीं कर पाया। रसेंगन डायरेक्ट हिट हुआ। फॉर्मर सनिन जमीन पर रोल करता हुआ रुका। मिनाटो आगे बढ़ा, फाइट खत्म करने के लिए रेडी था। तभी अचानक ओरोचिमारू बोला, आई यील्ड। मिनाटो एक पल रुका और उसे ध्यान से देखा। ओरोचिमारू ने ऊपर देखते हुए पूछा, इज दैट डील स्टिल ऑन द टेबल? मिनाटो ने ठंडी हंसी हंसी, नहीं, वो डील तुमने खुद बर्बाद कर दी। अब मैं स्क्रोल फोर्स से लूंगा और तुम्हें होजुकी कास्टल भेज दिया जाएगा पूरी लाइफ के लिए। ओरोचिमारू ने गहरी सांस ली। टू बैड, वैसे साइफर तोड़ना और कोई जानता भी नहीं है। मिनाटो चौंक गया। मिनाटो ने चौंकते हुए पूछा। ओरोचिमारू हल्का सा मुस्कुराया, मुझे तो तुम होजुकी कास्टल भेजने वाले थे ना, वहाँ जाकर मैं बिजी हो जाऊंगा अपने अफेयर सेट करने में। तुम्हारे काम में हेल्प करने का टाइम ही नहीं बचेगा। मिनाटो ने गहरी सांस ली, धीरे से ओरोचिमारू के सामने घुटनों पर बैठा। मेरी मदद करो इस साइफर को सॉल्व करने में और मेरे बेटे की बीमारी का क्यूर ढूंढने में, और बदले में मैं तुम्हें जाने दूंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं तुम्हें ये सारे स्क्रोल्स ले जाने से भी नहीं रोकूंगा। डील? ओरोचिमारू की आंखों में चमक आ गई। वो मुस्कुराया और सिर हिला दिया। डील। और इस तरह दोनों ने मिलकर पेपर्स को डिफायर करना शुरू किया। उनकी कॉम्बाइंड एफर्ट्स से एक शॉकिंग ट्रुथ सामने आया। असल में हागोरोमो ओत्सुत्सुकी खुद बीमार था। वो अब चक्रा को मोल्ड नहीं कर पा रहा था और उसे अचानक हार्ट अटैक जैसे सिम्पटम्स आने लगे थे। हागोरोमो को लगने लगा था कि उसकी लाइफ अब एंड के करीब है। शायद यही बेहतर भी होता, क्योंकि इस दुनिया ने सेज के क्लैन और लाइनेज की वजह से पहले ही बहुत ज्यादा डेथ देख ली थी। लेकिन फिर भी बाकी सब की तरह वो भी मरना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर वो मर जाता तो अपने दोनों बेटों को बड़ा होते हुए कैसे देख पाता। शांत जगह में सोचने के लिए हागोरोमो वापस गया लैंड ऑफ रदाकू। रदाकू एक हार्श लैंड थी, गर्मियों में बहुत गर्म, सर्दियों में बहुत ठंडी। पानी की कमी की वजह से इस देश को सर्वाइवल में काफी प्रॉब्लम्स होती थी। हागोरोमो ने अपनी ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए उन्हें एक स्पेशल ऑब्जेक्ट दिया जो सही तरीके से यूज करने पर अनलिमिटेड वाटर सप्लाई दे सकता था। इसी गिफ्ट की वजह से रदाकू के लोगों ने हागोरोमो को जब चाहे आने जाने की परमिशन दे दी। हागोरोमो को ये छोटा सा नेशन बहुत पसंद था। चारों तरफ माउंटेन से घिरा, कोई पड़ोसी नहीं, मतलब नो वॉर। हालात ऐसे थे कि यहाँ के लोगों को युद्ध का मतलब तक नहीं पता था और हागोरोमो का उन्हें ये सिखाने का कोई इरादा भी नहीं था। इसी लैंड में घूमते हुए उसे एक जगह मिली जहाँ वो आराम कर सके। वहीं बैठकर उसने अपनी बीमारी को रिवर्स करने के तरीकों के बारे में सोचना शुरू किया। उसने सोचा, यिन यांग रिलीज, क्रिएशन ऑफ ऑल थिंग्स टेक्निक। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, जब बीमारी ही चक्रा यूज करने से जुड़ी थी तो वो खुद को हील कैसे करता। अब हालत ये थी कि हागोरोमो इतना थक चुका था कि वो चक्रा यूज ही नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखें भी अपनी बेस फॉर्म में लौट आई थीं। साधारण भूरी आंखें, बिल्कुल आम इंसानों जैसी। काफी समय सोचने के बाद भी वो अपनी बीमारी का क्योर नहीं ढूंढ पाया। आखिरकार उसने मान लिया कि शायद वो मरने वाला है। लेकिन फिर जब वो ऑब्जर्वेटरी गया ताकि दूर आसमान और उन स्टार्स को देख सके जहाँ से उसका क्लैन आया था, उसी पर उसने कुछ ऐसा नोटिस किया जिसने सब कुछ बदल दिया। कुछ ऐसा जो बाकी एस्ट्रोनॉमर्स भी नहीं देख पाए थे। वो मून की तरफ देखने लगा। उम्मीद थी कि शायद उसे हमाडा की सेटलमेंट दिख जाए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हमाडा मून के डार्क साइड पर बसा था, वो हिस्सा जिसे कोई देख ही नहीं सकता। तभी अचानक आसमान में कुछ और दिखाई दिया। एक छोटा सा सेलेस्टियल बॉडी। नंगी आंखों से वो लगभग इनविजिबल था और टेलीस्कोप में भी बस हल्का सा दिख रहा था। एक छोटा सा ऑर्ब जैसे कोई मिनी सैटेलाइट, एक छोटी मून। वो बहुत तेजी से ऑर्बिट कर रहा था। हागोरोमो ने तुरंत अपना रिनेगन एक्टिवेट किया। हालांकि इससे उसके दिल पर भयानक दबाव पड़ रहा था, फिर भी उसने अपनी विल से उस ऑर्बी को जमीन पर खींच लिया। जब वो नीचे आया, हागोरोमो ने उसे ध्यान से देखा। उसके अंदर किसी अजीब तरह की एनर्जी थी, ऐसी पावर जो उसने अर्थ पर पहले कभी महसूस नहीं की थी। एक तरह की नेचुरल एनर्जी जो हागोरोमो को हैरान कर रही थी। जैसे ही उसने उस स्फीयर से थोड़ा सा चाकरा अब्सॉर्ब किया, उसका चाकरा पाथवे सिस्टम लंबे समय बाद पहली बार खुलकर सांस लेने लगा। जो डैमेज हुआ था वो हील होने लगा। उसकी सारी सिम्टम्स धीरे धीरे गायब हो गई। हागोरोमो पूरी तरह ठीक हो चुका था, पूरी जिंदगी के लिए। अब उसे समझ आ गया कि ये मिनी मून कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। उसने उस ऑर्बी को दो हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा उसने पास की लेक में सील कर दिया और दूसरा हिस्सा वापस स्पेस में भेज दिया जहाँ से वो आया था। कुछ खास हैंड साइंस के साथ हागोरोमो ने उसे लेक में सील कर दिया। जब ओरोचिमारू और मिनाटो ये सब पढ़ रहे थे तो दोनों समझ गए। उन्हें पता था वो लेक कहाँ है। दोनों तुरंत उस लेक की तरफ निकल पड़े। वहाँ पहुंचकर ओरोचिमारू ने मिनाटो से कहा, अब तुम शुरू कर सकते हो। मिनाटो पानी के सामने खड़ा हुआ और हैंड साइंस वीव करने लगा। आखिरी साइन पूरा होते ही जमीन कांपने लगी। थोड़ी देर बाद लेक के अंदर से कुछ बाहर आने लगा। मिनाटो ने उसे पकड़ा। वो वही मीटियर था जो आसमान से आया था। मिनाटो मुस्कुराया। उससे निकलती एनर्जी वो साफ
हाफ महसूस कर सकता था। वो खुद बीमार भी नहीं था, फिर भी उसका चाक्रा पाथवे सिस्टम रिएक्ट कर रहा था। अब जब तुम्हें तुम्हारा प्राइज मिल गया, ओरोचिमारू बोला, तो क्या मैं जा सकता हूँ? मिनाटो ने उसकी तरफ देखा। हाँ, लेकिन अगर मैंने तुम्हारा चेहरा फिर कभी देखा या ये सुना कि तुम किसी को नुकसान पहुंचा रहे हो, तो मैं तुम पर ऐसे टूट पड़ूंगा जैसे बिस्किट पर ग्रेवी। ओरोचिमारू उस चीजी लाइन पर मुस्कुराया, पीछे मुड़ा, हाथ हिलाया और गायब हो गया। इसके बाद मिनाटो अपने ग्रुप के पास लौटा और उन्हें पैकअप करने को कहा। उसने बताया कि वो खुद पहले कोनोहा पहुंचेगा। उसने लैंड ऑफ रदकू के किंग का दिल से धन्यवाद किया और कोनोहा की ओर रवाना हो गया। वहाँ पहुंचकर वो सीधे हॉस्पिटल गया, जहाँ उसका बेटा उसका इंतजार कर रहा था। अंदर जाकर उसने अपने बेटे को सोते हुए देखा। नारुतो का चेहरा देखकर मिनाटो के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो पास गया और धीरे से उसे जगाया। नारुतो, नारुतो। नारुतो ने आंखें खोली। डैड? उसने हैरानी से पूछा। वो बिस्तर पर उठकर बैठ गया। आप वापस आ गए? ऑफ कोर्स, मिनाटो बोला। और मैं अपने साथ कुछ लेकर आया हूँ क्या? नारुतो ने उत्सुकता से पूछा। मिनाटो मुस्कुराया। मैं तुम्हारी बीमारी का क्योर लेकर आया हूँ। नारुतो की आंखें फैल गईं। आपने वो चीज ढूंढ ली जिससे सेज की बीमारी ठीक हुई थी? मिनाटो ने सिर हिलाया। हाँ, आसान नहीं था, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड सोर्स की मदद से मैं उसे हासिल कर पाया। इतना कहकर मिनाटो ने नारुतो के सामने एक हाफ स्फीयर स्टोन रख दी। नारुतो उसे ध्यान से देखने लगा। इसकी एनर्जी अब्सॉर्ब करो, मिनाटो ने कहा। नारुतो ने वैसा ही किया। अचानक उसका चाक्रा पाथवे सिस्टम जोर से रिएक्ट करने लगा। वो! नारुतो चौंक गया। ये क्या है? मिनाटो बोला। ये तुम्हारी बीमारी है जो अब ठीक हो रही है। नारुतो ने स्टोन नीचे रख दी। लेट मी टेस्ट इट, उसने कहा और बिस्तर से उतर गया। उसने हाथों की सील्स बनाई और बोला, क्लोन जुत्सु। अगले ही पल उसके पास एक नहीं, 2 परफेक्ट क्लोन्स खड़े थे। मैं कर पाया, नारुतो खुशी से बोला, और इस बार मुझे जरा भी पेन नहीं हुआ। नारुतो ने मिनाटो को जोर से गले लगा लिया। थैंक्स डैड, मिनाटो हंस पड़ा। मुझे बस खुशी है कि तुम ठीक हो। उस दिन के बाद नारुतो के सिम्टम्स कभी वापस नहीं आए। वो पूरी तरह ठीक हो चुका था और आगे चलकर पूरी जिंदगी 10 टेल्स जिनचुरिकी के रूप में दुनिया की रक्षा करता रहा। इसके बाद एक लॉ बना दिया गया, अगर भविष्य में कभी कोई सभी 9 टेल्ड बीस्ट का जिनचुरिकी बने तो उसे इस मीटियोराइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करना जरूरी होगा ताकि वो हेल्थी रह सके। और अगर कभी वो मीटियोराइट नष्ट हो जाए तो समाधान ये होगा कि हर बीस्ट के लिए अलग अलग जिनचुरिकी चुने जाए ताकि वही काम हो सके बिना किसी को बीमार किए। दुनिया में पीस बनी रही। समय के साथ मिनाटो ने होकागे का पद अपने ही बेटे नारुतो को सौंप दिया और मिनाटो ने अपनी जिंदगी के आखिरी साल शांति के साथ बिताए। और इस तरह अगर हशिरमा ने टेल्ड बीस्ट्स को दूसरे विलेजेस को नहीं दिया होता तो निंजा वर्ल्ड में एक लॉन्ग लास्टिंग पीस आ चुकी होती। कोई शिनोबी वर्ल्ड वॉर नहीं, कोई बेवजह की डिस्ट्रक्शन नहीं, और कोनोहा बन चुका होता पूरी दुनिया का गार्डियन। लेकिन शांति हमेशा के लिए नहीं रहती, क्योंकि सवाल अभी भी बाकी है। अगर मदारा वापस लौट आए तो? अगर कोई ओत्सुत्सुकी क्लैन धरती पर आ जाए तो? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक विलेज के पास सारी पावर होना वाकई सही फैसला था? यही वो पॉइंट है जहां हिस्ट्री फिर से बदल सकती है। तो अगर तुम्हें ऐसे व्हाट इफ नारुतो स्टोरीज, ऑल्टरनेट टाइमलाइंस और इनसेन पावर स्केलिंग पसंद है, लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकॉन दबा देना ताकि अगली कहानी मिस ना हो। और कमेंट्स में बताओ नेक्स्ट क्या देखना चाहते हो। एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हाइप और मिलते हैं अगली कहानी में।